गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको ऑनलाइन जो है सीवी कैंपस के थ्रू ऑनलाइन वीडियो जो है इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि प्रोवाइड करवाएं ड्यू टू लॉकडाउन। ठीक है, लॉकडाउन के कारण जो है कुछ क्लासेस जो हैं ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस चलाना पड़ रहा है। चलिए देखिए, यहाँ पे जो इंग्लिश का वीडियो जो बनेगा उसमें 11, 12, 10th भी अपना पढ़ सकते हैं, और कोई कंपटीशन का कैंडिडेट है तो वो भी पढ़ सकता है। ठीक है, मतलब ये वीडियो सबके लिए है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। और ये सारी वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं लेटर जो है, लेटर क्या होता है। आप जानते हैं इंग्लिश का जो आप जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है पहला चीज़ लेटर ही होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि लेटर होता क्या है। लेटर जो होता है वो जो है, लेटर जो होता है जैसे हमने कह दिया, हमने लिखा आपके सामने इंग्लिश। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता है। इंग्लिश क्या होता है? एक लैंग्वेज होता है। इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश जो होता है वो एक लैंग्वेज होता है। और किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, आप जानते हैं कि यूनिट में भाई देखो हर चीज़ की यूनिट बनी हुई है। यूनिट मतलब जिसको उसमें मेजर किया जाता है। तो इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या माना जाता है? साउंड। और इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला जो सिंबल होता है उसको लेटर माना जाता है। ठीक है, साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल्स, मतलब जैसे हमने कहा ए, हमने बोला ए, लेकिन उसको प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट किससे किए? इस तरीके से बना के। जैसे हमने कहा पी, पी तो साउंड निकला, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल बनाया गया है, और इसी को क्या बोला जाता है? लेटर। तो आप किसी को भी बोल सकते हो, जैसे एम हुआ, एन हुआ, जेड हुआ, बी हुआ, सी हुआ, आर हुआ, जैसे ये सारे के सारे क्या हैं? लेटर हैं। लेकिन आप कहने का मतलब ये आर बोलने से आर का साउंड आता है, लेकिन इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? इस तरीके से। एम साउंड आ रहा है, रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ये सिंबल बनाया गया है इस तरीके से, और इन्हीं सबको क्या बोला जाता है? लेटर बोला जाता है। तो आप कह सकते हो ना, रिप्रेजेंट, लेटर जो होता है रिप्रेजेंट द सिंबल ऑफ साउंड। साउंड के सिंबल को जो भी रिप्रेजेंट करता है उसी को क्या बोलते हैं? लेटर बोला जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आप कह सकते हो भाई कि जैसे हमने आपके सामने, आप ये कह सकते हो ना कि ए से जेड तक टोटल जो है 26 साउंड होते हैं, और उन्हीं 26 को कह सकते हो कि 26 लेटर्स भी होते हैं। आप कह सकते हो ना। और इन 26 को जब कंबाइंड तौर पे किया जाता है तो उसको क्या बोला जाता है? कंबाइंड तौर पे इसको क्या बोला जाता है? अल्फ़ाबेट। जब इनको कंबाइंड कर देंगे आप तो इसको क्या बोलेंगे? इसको अल्फ़ाबेट बोलेंगे। ठीक है, तो साउंड को रिप्रेजेंट करने वाला सिंबल जो है वो लेटर हो गया, और ए से जेड तक टोटल 26 लेटर्स होते हैं, और इनको यदि कंबाइंड तौर पे बोल दिया जाए तो इनको अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो कहने का मतलब यदि हम इस ए से जेड से जितने भी हैं लेटर, उसमें जैसे किसी पर्टिकुलर पी की बात करें तो वो लेटर, एम की बात करें तो लेटर, लेकिन जब पूरे की बात करेंगे ए से जेड तक 26 के 26 को, तो उसको क्या बोलेंगे? अल्फ़ाबेट बोला जाता है। और जानते हैं इसी लेटर में आपका 21 कंसोनेंट होता है, कंसोनेंट्स होता है, और 5 जो है वॉवेल्स होते हैं, और इसमें 2 जो है, 2 को सेमी वॉवेल्स भी बोला जाता है। उसी में से 2 को सेमी जो है सेमी वॉवेल्स भी बोला जाता है। तो सेमी वॉवेल्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो है कंसोनेंट्स, कभी कभी कंसोनेंट्स वॉवेल्स दोनों का काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपको समझ में आया कि हम रिप्रेजेंट, जैसे सिंबल
साउंड के सिंबल को रिप्रेजेंट जो भी करेगा उसको क्या बोलोगे आप, लेटर बोलोगे। तो 26 लेटर हुए इंग्लिश में और 21 कंसोनेंट्स हुए, 5 वोवेल्स में और 2 सेमी वोवेल्स में। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा वर्ड के बारे में देख लो। वर्ड क्या होता है? वर्ड जो होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब लेटर का जो ग्रुप होता है उसी को क्या बोला जाता है, वर्ड बोला जाता है। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है? इसके लिए ये भी एक कंडीशन होती है कि ऐसा नहीं कि कहीं भी ग्रुप ऑफ लेटर है तो वर्ड हो गया, उसका मीनिंग भी निकलना चाहिए। जैसे आप लिखे COW काऊ, काऊ मतलब गाय, आपको पता है। MAN मैन मतलब आदमी, आपको पता है। लेकिन हमने कहा NOS, ये क्या है? जिसका इसका कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है। ठीक है, इसलिए अब आप कह सकते हो कि ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, ये भी ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन इनकी मीनिंग आ रही है और इसकी मीनिंग नहीं आ रही है, इसलिए ये वर्ड हुए और ये वर्ड नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको हर चीज़ समझना है। देखो निचले स्तर पे जब तक हर चीज़ को नहीं समझेंगे आप, कोई भी चीज़, कोई भी सब्जेक्ट है उसका बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। बेसिक जैसे एक एक चीज़ खो के आपकी बड़ी बड़ी चीज़ें बनती हैं, तो आपको ये स्टेप, छोटे छोटे स्टेप पार करने के लिए तभी आप बड़ा स्टेप बना सकते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का छोटा चीज़ आपको जो है समझ में आना चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है कि उस चीज़ को समझिए कि क्या हो रहा है, कि कोई चीज़ कैसे काम करता है, क्यों होता है, ये कैसा होता है। ये जब तक आप नहीं करेंगे, हर चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक उतना अच्छा आपका पढ़ाई नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए हम वर्ड देखें। अब बताओ इंग्लिश में कितने वर्ड्स होते हैं? आप कहोगे कि लाखों हज़ारों, इतना डिक्शनरी सब भरा पड़ा है, इतने सारे वर्ड हैं, क्या होता है? ठीक है, इंग्लिश में देखो 8 वर्ड होते हैं। एक होता है नाउन, एक होता है प्रोनाउन, एक होता है आर्टिकल, एक होता है वर्ब, एक होता है एडवर्ब, एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रीपोजिशन, एक होता है प्रीपोजिशन और एक होता है कंजंक्शन। इंग्लिश के 8 वर्ड हैं। ठीक है, और आप मानो चाहे ना मानो, ये 8 वर्ड ही मिलकर के एक सेंटेंस बनाते हैं। मतलब या फिर आप कह सकते हो कि कोई भी सेंटेंस बनेगा वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ रहेगा। मतलब भाई कहने का मतलब, हमने एक सेंटेंस लिखा, जैसे हमने कहा राम इज़ गोइंग टू द मार्केट, राम इज़ गोइंग टू मार्केट, राम इज़ गोइंग टू मार्केट हमने लिखा। ठीक है, ये वर्ड हुआ। देखो ग्रुप ऑफ लेटर्स है, ये वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ, ये भी वर्ड हुआ। लेकिन ये जितने भी वर्ड्स हैं, यदि इसको आप पहचानते हैं, जानते हैं, तो आपको पता होगा कि ये इन्हीं 8 में से कोई एक होंगे। जैसे ये क्या है, नाउन है, ये क्या है, वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये भी आपका नाउन है, ये भी आपका नाउन है। ठीक है, ये भी आपका नाउन है। तो कहने का मतलब है आप इस चीज़ को समझिए, एक एक वर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे द लिख दीजिए। और ये क्या है, इसको आप आर्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आर्टिकल लिखते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि आप जब तक ये नहीं जानेंगे कि क्या चीज़ कौन है, कहने का मतलब आप जब बड़ी चीज़ को जब तक छोटा छोटा करके नहीं देखेंगे, तब तक कैसे पता चलेगा। ये छोटा से बड़ा देखो या बड़ा से छोटा, ये दोनों चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कह दिया नाउन, तो नाउन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहने का मतलब देखो, अच्छा आप एक सेंटेंस जब भी बनाते हो, एक सेंटेंस बनाते हो, तो इनका सेंटेंस में पोजीशन होता है। ये नहीं कि कोई कहीं भी चला आएगा। इनका जब सेंटेंस बनता है तो इनका एक पोजीशन फिक्स किया गया है। सेंटेंस में ये कहाँ कहाँ कैसे रहेंगे, इनका एक पोजीशन होता है। जैसे हमने कहा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट,
या इसके स्थान पे आपका आ सकता है कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो जैसे हम पहले की बात करते हैं नाउन, नाउन की बात करोगे तो नाउन का पोजीशन हमेशा सब्जेक्ट के जगह होता है। नाउन आपका ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पे भी आ सकता है, नाउन जो है वो कॉम्प्लीमेंट के जगह पे भी आ सकता है, और कॉम्प्लीमेंट के जगह एडजेक्टिव भी आता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट, नाउन और इसके अलावा कहीं नाउन नहीं आ सकता। और एक जगह और नाउन आता है, जैसे प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। ये सब नाउन की जगह होती है। और यहाँ कुछ और चाहो, कुछ भी रख दो यहाँ पे, सब्जेक्ट की जगह जो भी रहेगा उसको नाउन ही बोलना पड़ेगा आपको, भले वो अब आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, लेकिन यहाँ पे उसको आप क्या बोलेंगे? उसको ग्रामेटिकली आपको नाउन ही बोलना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब चाहे जो भी हो, उससे मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट के जगह कुछ भी आया है तो वो नाउन ही होगा, और नाउन के जगह जो भी आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं। तो नाउन के जगह जो भी आएगा उसको प्रोनाउन बोला जाएगा, नाउन के जगह जो आएगा उसको प्रोनाउन बोला जाएगा। तो कहने मतलब नाउन के जगह एक दूसरा वर्ड भी आता है, प्रोनाउन। अब कहोगे कि प्रोनाउन का यूज क्यों करते हैं? भाई प्रोनाउन क्यों बना? हर चीज़ अपने आप में कुछ न कुछ लेकर बैठे हुए है। मतलब हर चीज़ का अपना मतलब है, नाउन का भी अपना मतलब है कि क्यों आता है, कैसे आता है, क्यों ऐसा होता है। आप इस हर चीज़ को, एक एक चीज़ को बारीकी से समझना है। ठीक है, तो आप अभी देखिए, नाउन सब्जेक्ट के जगह आएगा, नाउन प्रोनाउन, नाउन जो है ऑब्जेक्ट के जगह आता है, नाउन जो है कॉम्प्लीमेंट के जगह आता है, नाउन जो है प्रीपोजिशन के बाद आता है। तो इन सब के बाद जब भी रहेगा तब नाउन तो बोलोगे ना, कुछ और तो नहीं ना बोल सकते। ठीक है, तो इसीलिए हम कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने कह दिया आपको, द बुक इज़ ऑन द टेबल, हमने आपके सामने एक सेंटेंस रख दिया, और यदि आपको ये नहीं पता है कि इसको क्या बोलेंगे, 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 तो क्या पढ़ने का फ़ायदा? तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको समझिए, इसको समझिए कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इन्हीं आठों में से कोई एक न एक ये होगा, इन्हीं आठों में से कोई ना कोई एक इसमें से ये कोई होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे द क्या है, आप सुने होंगे, ये आर्टिकल है। बुक क्या है? नाउन है। इज़ क्या है? वर्ब है। ऑन क्या है? प्रीपोजिशन है। द क्या है? आर्टिकल है। टेबल क्या है? नाउन है। ये सब एक एक चीज़ समझना पड़ेगा आपको कि कौन चीज़ क्या है। तो यदि आप इन आठों का पढ़ लिए, आठों के बारे में पढ़ लिए, तो ख़त्म काम कि वो आपका एक सेंटेंस में इन्हीं आठों में से सेंटेंस बनाओगे। ठीक है, सेंटेंस बनाओगे, उसको पढ़ोगे, उसको राइट भी करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि इंग्लिश में जो है केवल यही चीज़ें आपको पढ़ना है, ग्रामर तौर पे यही पढ़ना है। इसी से आप रीडिंग भी कर सकते हो, इसी से आप राइटिंग स्किल कर सकते हो। मतलब इंग्लिश का हर स्किल जो है आप इन 8 के माध्यम से, 8 वर्ड्स के माध्यम से आप जो है इसको जो है इम्प्रूव कर सकते हो अपना इंग्लिश। देखो, अब इसी वर्ड्स को जब वर्ड्स का ग्रुप बनता है तो फ्रेज़ बनता है। जब वर्ड्स का ग्रुप बनता है तो फ्रेज़ बनता है। इसमें होता है कि इसकी मीनिंग जो है नहीं भी निकलता है तो भी वो हो जाता है। जैसे आखिर नो मीनिंग लिख लीजिए, नो मीनिंग, नो कंप्लीट मीनिंग लिखिए, नो कंप्लीट मीनिंग। मतलब इनका कंप्लीट मीनिंग हो भी नहीं होता है। ठीक है, फ्रेज का कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा। लेकिन यहीं पे देखिए क्लॉज, क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्लॉज भी क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। लेकिन ये जो होता है ये आपका मीनिंगफुल होता है, मतलब इसका मीनिंग निकलेगा। ठीक है, इसका जो है मीनिंग निकलेगा, मतलब इसका मीनिंग निकलना चाहिए, और नहीं तो वो क्लॉज नहीं होगा। फ्रेज होता है तो फ्रेज जो होता है वो मीनिंगलेस होता है, मतलब आप मीनिंग उसका नहीं भी निकले तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रेज भी होता है
तो कहने का मतलब लेटर, लेटर का ग्रुप वर्ड कहलाया, वर्ड का ग्रुप फ्रेज, और वर्ड का ग्रुप मतलब वर्ड का ग्रुप फ्रेज भी होता है, वर्ड का ग्रुप क्लॉज भी होता है। बस डिफरेंसेस इसमें केवल ये है कि फ्रेज में वर्ब नहीं होता है और क्लॉज में वर्ब होता है, बस डिफरेंस यही है। ठीक है, मतलब लेटर से वर्ड बना, लेटर का ग्रुप बना तो वर्ड बना, और वर्ड के ग्रुप से दो चीज़ें बनी, फ्रेज और क्लॉज। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली हम लोगों का जो है आगे का जो प्लानिंग है पढ़ाई या करने का या पढ़ने का कैसे होगा कि हम लोग पहले नाउन के बारे में जानेंगे। ओवरव्यू हमको सबको जानना है। ओवरव्यू में हम नाउन को भी जानेंगे, मतलब हर चीज़ को जानेंगे। ये 8 वर्ड्स को ओवरव्यू लेंगे, मतलब हमको पहचानने आना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है, ये नहीं कि कुछ हो भी, ये पता होना चाहिए कि ये नाउन है, ये जान लो। फिर उसके बाद ये जो है आपका फ्रेज़ पता होना चाहिए कि ये फ्रेज़ है, कौन सा फ्रेज़ है। फ्रेज़ भी कई तरह के, 8 तरह के फ्रेज़ बन सकते हैं। क्लॉज 3 ही होता है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो ये सब आपको डिटेल में, पहले हमको ये पढ़ना है, डिटेल में ओवरव्यू लेना है। अभी इनकी हमको आइडेंटिटी जाननी है, अभी हमको इसकी क्या जाननी है, आइडेंटिटी। अभी हमको इनकी आइडेंटिटी जाननी है और पोजीशन जानना है। आइडेंटिटी और पोजीशन इन सेंटेंस, आइडेंटिटी एंड पोजीशन इन सेंटेंस। और उसके बाद आइडेंटिटी पोजीशन हम लोग पता चल जाएगा, फिर उसके बाद हम लोग इनके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि नाउन का फंक्शन क्या है, प्रोनाउन का फंक्शन क्या है एक सेंटेंस में, और एडवर्ब का फंक्शन क्या है, मतलब हर चीज़ का फंक्शन जानना है। तो हम लोग बेसिकली शुरुआत करेंगे, नाउन का ओवरव्यू लेंगे, प्रोनाउन का ओवरव्यू लेंगे, मतलब पहचानने में आना चाहिए कि टाइप वाइज टाइप हम लोग पूरा जान लेंगे, नाउन, प्रोनाउन, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ओवरव्यू हम एक बार जान लेंगे। प्रीपोजिशन का भी, फ्रेज़ का भी, हम कई तरह के फ्रेज़ होते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कई तरह के क्लॉज होते हैं तो उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। तो एक एक करके जो है कल से जो है हम लोग जो है नाउन का ओवरव्यू लेंगे, प्रोनाउन का ओवरव्यू लेंगे, मतलब इसी तरह क्लास आपका चलता रहेगा। तो हम बेसिकली चाहते हैं कि आप बेसिक बड़े अच्छे से जानें। यदि आप बेसिक जानेंगे अच्छे से तब आप कुछ कर पाएंगे, तब आपको रीडिंग राइटिंग स्किल स्ट्रक्चर का मतलब सेंटेंस का समझ में आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला वीडियो था, ठीक है, इंग्लिश का। ये CBSE बोर्ड वाले भी चेक कर सकते हैं इसको, जो भी मतलब जो भी वॉच करना चाहता है इसको वॉच कर सकता है। ये कंपटीशन के व्यू से भी बढ़िया है, तो मतलब हर चीज़ हर तरीके से आपका काम हो सकता है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिए, ध्यान दीजिए, जो चैनल है उसको शेयर और सब्सक्राइब करिए, और थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हम लोग फ्री ऑफ कास्ट क्लास चला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो कम से कम शेयर सब्सक्राइब तो ज़रूर करिए। ठीक है, देखिए CV कैंपस के थ्रू जो है हम लोग क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं, CV कैंपस के थ्रू। और जल्द ही आपका, जैसे अभी 11th-12th शुरू हुआ है, जल्द ही आपका CBSE का 10th मैथ, साइंस और इंग्लिश तो यही चलेगा, ऐसे ही चलेगा इंग्लिश CBSE के लिए। और आप एक एक करके सब कुछ पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का